हाय गाइस। आज का टॉपिक है सिनेमा 4D में स्टूडियो लाइटिंग कैसे करते हैं। एक्चुअली स्टूडियो लाइटिंग जो सेटअप यूज़ होता है रियल लाइफ में, मुझे लगता है हम लोग थोड़ा सा उसको अगर स्टडी करेंगे ना, तो स्टूडियो लाइटिंग के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से फंडामेंटली क्लियर हो सकते हैं। देखिए, स्टूडियो लाइटिंग नॉर्मली प्रोडक्ट शॉट, पैक शॉट, ये सब को लाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी सामने आप कुछ इमेजेस देख पा रहे हैं, इनमें देखिए लाइटिंग को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, भले ही वो कितना छोटा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो या फिर एक बड़ा गाड़ी क्यों ना हो। लेकिन इन सभी इमेजेस में ना मुझे कुछ चीज़ें कॉमन दिखती हैं। पहला, एक बॉक्स जैसा सेटअप है, मतलब पीछे ऑब्जेक्ट के पीछे ना एक कुछ ऐसा कर्टेन या बॉक्स जैसा सेटअप है। इसे हम लोग स्टेज कहते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए एक ऐसा बॉक्स है जिसके चारों तरफ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पर। दिस इज काइंड ऑफ अ डिफ्यूज बॉक्स बोल सकते हैं इसको, लाइट बॉक्स। तो ये क्यों यूज़ होता है? बेसिकली ये यूज़ होता है बाउंस लाइट इफ़ेक्ट के लिए। अभी सीजी वर्ल्ड में अगर बाउंस लाइट बोलूँगा तो इट इज़ जीआई, ग्लोबल इल्यूमिनेशन। तो रियल लाइफ में अगर ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्रिएट करना रहता है तो उसके लिए हम ये ऐसे रिफ्लेक्टर्स यूज़ करते हैं, ऐसा एक स्टेज यूज़ करते हैं जिस पे डायरेक्ट लाइट उस पर फोकस किया जाता है और उससे बाउंस लाइट इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। एंड ये बाउंस लाइट इफ़ेक्ट इसलिए ज़रूरी होता है सो दैट जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर चारों तरफ से लाइट गिरे, हमें उसका जो सरफेस है उसके बारे में अच्छे से दिखे। हमें प्रोडक्ट का सरफेस कैसा है, क्या वो शाइनी है, क्या ये मैट फिनिश है, क्या उसमें कर्वेचर है, जो भी ऑप्शंस, मतलब जो भी उसमें फीचर्स हैं वो सब आपको अच्छे से कैमरा में कैप्चर हो, इसके लिए बाउंस लाइट का एक सेटअप क्रिएट किया जाता है। अगर यही चीज़ अगर आउटडोर होता तो ये सेटअप की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सनलाइट इज़ अ बिग बाउंस लाइट। इसीलिए इंडोर शूटिंग में हमें एक बोल सकते हैं आर्टिफिशियल बाउंस लाइट का सेटअप क्रिएट करना ही पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट या फिर ऑब्जेक्ट साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ कॉमन दिख रहा है। हर एक जगह पे कुछ ना कुछ बाउंस लाइट के लिए एक सेटअप जैसा बनाया गया है, एक बैकड्रॉप बोल सकते हैं, स्टेज जो बनाया गया है। एंड सेकेंड, जो भी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो उससे लाइट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, अगर ऑब्जेक्ट छोटा है तो उससे लाइट का डिस्टेंस कम है। अगर इसको मुझे 3D या CG वर्ल्ड में बात करना है, ये है मेरा सीन स्केल। तो इस टोटल इन सभी इमेजेस से हमें फ़िलहाल तो दो चीज़ पता चला है। एक, हमें एक बाउंस लाइट का सेटअप चाहिए एंड सीन स्केल फाइनल होना चाहिए, सीन स्केल सही होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो अभी हमने दोनों चीज़ सीखा है इसमें से, इन सभी फ़ोटोज़ से। पहला है कि एक पीछे स्टेज जैसा कुछ होना चाहिए सो दैट उससे लाइट बाउंस हो, एंड सीन स्केल। तो चलिए सिनेमा 4D ओपन करते हैं और इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सीन में। अभी हम लोग सिनेमा 4D में हैं। सिनेमा 4D में अभी हमने जो लास्ट दो चीज़ें सीखा है उसको पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। एक सीन स्केल और दूसरा एक पीछे बैकड्रॉप जैसा एक स्टेज होना चाहिए। तो पहले मैं सीन स्केल लॉक करता हूँ। सीन स्केल लॉक करना बहुत कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट मैंने क्यूब लिया इसमें। तो अभी ये जो क्यूब है ना, यही मेरा यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है। तो मैं जो भी चीज़ बनाऊंगा या जो भी चीज़ इंपोर्ट करूंगा या रखूंगा इस पर्टिकुलर सीन में, वो इस क्यूब के रेशियो में होना चाहिए, क्यूब के अनुपात में होना चाहिए।
सो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं सेंटीमीटर में काम कर रहा हूँ तो मुझे फीट में चला जाना चाहिए या मिलीमीटर में चला जाना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि लाइट्स अगर रख रहे हो तो जैसे सोचो कि ये एक परफ्यूम बॉटल है, तो मैं लाइट उस हिसाब से उसके उतने नज़दीक रखूँगा। अगर सोचिए कि ये एक ट्रक है या कार है तो लाइट्स मैं उससे उतना दूर रखूँगा, और उसका जो स्केल है लाइट का, वो स्केल भी उस रेशियो में रखूँगा। ठीक है। सो ये बॉक्स और कुछ नहीं है, मेरा यूनिट है, मेजरिंग यूनिट बोल सकते हैं। इसे ग्रिड के ऊपर लेके आते हैं एंड इस पे डिस्प्ले टैग अप्लाई किया जाए करते हैं। ज़रा डिस्प्ले टैग यूज़ लाइन, तो अभी ये डिस्टर्ब नहीं करेगा और इसको रेंडरिंग होने से ऑफ कर देते हैं, रेंडर नहीं होगा ये। तो अभी मैं जो पीछे का वो जो बैकड्रॉप है वो क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए मैं प्लेन यूज़ कर रहा हूँ एंड थोड़ा बड़ा साइज़ का लेते हैं, लाइक 3000 बाई 3000। ये थोड़ा बड़ा लेने का रीज़न ये है कि रन आउट ना हो जाए और कुछ नहीं। और इसे मुझे ऐसे एल शेप में बेंड करना है, तो उसके लिए बेंड टूल अच्छा रहता है। अभी इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट होल्ड कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट को प्रेस करके रखा है एंड बेंड पे क्लिक करते ही ना बेंड उसके अंडर आ जाता है। एंड शिफ्ट प्रेस किया था, इसके लिए बेंड डिफॉर्मर जो उसका जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अभी ये प्लेन है, उसका जो भी हाइट विड्थ का प्रोपोर्शन है ना, वो ऑटोमेटिकली उसमें फिट होके आता है। सो ये ऑब्जेक्ट जैसे 3000 बाई 3000 का था, तो देखिए यहाँ पे भी बेंड डिफॉर्मर में 3000 सेंटीमीटर बाई 3000 सेंटीमीटर ऑलरेडी फिट होके आया है। ओके। अभी इसको बेंड करने की अगर मैं कोशिश करूँगा, लाइक अगर थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पे, जो ये स्ट्रेंथ है इसको अगर मैं बढ़ाता हूँ तो तो देखिए प्रॉपरली ना बेंड नहीं हो रहा है। ये हमेशा बेंड डिफॉर्मर का एक प्रॉब्लम है ही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बेंड डिफॉर्मर को सिलेक्ट करता हूँ, कोऑर्डिनेट्स में जाता हूँ, -90 एंड जेड में -90। ओके। एंड फिर बेंड डिफॉर्मर को सिलेक्ट करो, फिट टू पेरेंट, और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू दे दो ताकि विजुअली थोड़ा दिख पाए क्या हो रहा है। एंड ये स्ट्रेंथ में देखिए अभी ये हो रहा है प्रॉपरली, जिस साइड में मुझे बेंड चाहिए था उस साइड में ही हो रहा है। कीप वाई लेंथ ऑन कर दीजिए, स्ट्रेच ना हो जाए इसके लिए। और ये जो स्ट्रेंथ है इसको 90 डिग्री। अभी ये बेंड डिफॉर्मर का हाइट अगर मैं कम करता हूँ ना, ये वाई है हाइट सी, तो हमें वो जो एक स्टेज जैसा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा लो पॉली है, इसे पॉलीगन इंक्रीज करते हैं प्लेन का, 80 अराउंड। हाँ ठीक है। तो ये मेरा स्टेज है। अभी जो भी मैं ऑब्जेक्ट लाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार अपना स्टेज चेंज करने वाला हूँ। हाँ ऑब्वियसली कैमरा प्लेसमेंट के बाद अगर मुझे लगता है कि थोड़ा रन आउट हो रहा है तो मैं हाइट और वेट में एडजस्ट कर लूँगा, बट स्टेज को स्केल या मूव करूँगा नहीं। तो एक बार मैंने यहाँ पे सीन सेटअप कर लिया है, ऑब्जेक्ट जो भी मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ ना वो सब इसके अंदर फिट करूँगा। सो सीन सेटअप के हिसाब से ऑब्जेक्ट स्केल होके वहाँ पे बैठे हुए रहेंगे। एक बार ऑब्जेक्ट बैठ गया फिर उसके हिसाब से हम लोग लाइट्स एडजस्ट करेंगे। ठीक है। तो अभी आई थिंक कैमरा सेट कर लेना अच्छा रहेगा। तो एक कैमरा लेते हैं, कैमरा ऑन, कैमरा रीनेम करते हैं रेन कैमरा। ये कैमरा व्यू से ही देख रहा हूँ अभी।
और एक चीज़ है कि जब हम लोग कैमरा लेते हैं ना, खास करके स्टूडियो लाइटिंग के टाइम पे, स्टूडियो लाइटिंग के टाइम पे आप देखोगे कि जो पैक शॉट प्रोडक्ट शॉट का फ़ोटोशूट होता है, उनमें जो कैमरा यूज़ होता है वो कैमरा मोस्टली जूम लेंस कैमरा रहता है। उनका लेंस है ना, जूम लेंस रहता है। उससे क्या होता है, जो डिस्टॉर्शन है ना ऑब्जेक्ट में या जो भी हो मॉडल में, वो डिस्टॉर्शन बहुत कम हो जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब मैं पर्सपेक्टिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ। पर्सपेक्टिव वैल्यू बहुत कम हो जाता है। अगर पर्सपेक्टिव वैल्यू ज़्यादा होता है तो हमें वो फिश आई जैसा इफेक्ट आता है। तो फिश आई जैसा इफेक्ट ना आए, इसके लिए हम लोग पर्सपेक्टिव जूम लेंस यूज़ करते हैं और पर्सपेक्टिव वैल्यू को कम रखने की कोशिश करते हैं। तो अभी अगर CG में बात करें तो कैमरा में सिनेमा 4D में जो ये फोकल लेंथ है ना, ये वही पर्सपेक्टिव वैल्यू ही है और कुछ नहीं। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ तो देखिए, जैसे ये लिया और रेंडर कैमरा में गया। अभी हम लोग कैमरा व्यू के अंदर ही है, ठीक है। तो रेंडर कैमरा को सिलेक्ट करते हैं। इसका जो फोकल लेंथ है ना, इसे अगर मैं कम करूँगा ना तो पर्सपेक्टिव वैल्यू बढ़ेगा। सी देख रहे हैं कैसे फिश आई जैसा हो गया। सो अगर मैं इसको 15 या 10 रखता हूँ, 10 कर देते हैं, 10 रखता हूँ और इसे थोड़ा जूम करते हैं, नज़दीक जाते हैं। सी कितना डिस्टॉर्ट हो रहा है। ये वही है कि पर्सपेक्टिव वैल्यू बढ़ गया है, तो ये फिश आई जैसा इफेक्ट दे रहा है। तो इसे अगर मुझे पर्सपेक्टिव वैल्यू कम करना है तो रेंडर कैमरा सिलेक्ट करो और यहाँ पे एटलीस्ट 50 या 55 जितना तो वैल्यू दो। तो अगर मैं इसे यहाँ पे 50 पुट करता हूँ, सी अभी एकदम फ्लैट दिख रहा है। तो ये एक ट्रिक है, कैमरा ट्रिक है, जिससे हम लोग जो ऑब्जेक्ट हैं उसको और अच्छे से फ़ोटो रियलिस्टिक या फिर फ़ोटोग्राफ जैसे वो लोग शूट करते हैं कैमरा पोजीशन, उस पोजीशन को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। उस पोजीशन से अगर हम लोग लाइटिंग करेंगे तो जो लाइट इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो देख के और बिलीवेबल लगेगा, ठीक है। तो कैमरा को लॉक करते हैं, इसे डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट कैमरा, याद रखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इसके नज़दीक जाके कैमरा को सेट करना है। सो यहाँ पे ऐसा, थोड़ा सा ऊपर, ओके। सो ये कैमरा से जो मेरा व्यू दिख रहा है वो कुछ इस तरीके का है। अभी ये आई नो कि एकदम प्रॉपरली सेंटर अलाइन नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ सेंटर अलाइन करो। थोड़ा सा ऑफसेट रखेंगे चलेगा, ठीक है। एंड मैं कैमरा को फ़िलहाल लॉक कर देता हूँ। लेट्स सी, इसमें एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से वो कैमरा व्यू में दिख रहा है। सो गो टू मर्ज ऑब्जेक्ट, फाइल मर्ज ऑब्जेक्ट, और मेरे पास एक सोडा कैन मॉडल है ऑलरेडी, तो मैं उसे इंपोर्ट करता हूँ। ज्योमेट्री नॉर्मल, सब्सटेंस नहीं चाहिए, एक्टिव डिफॉर्मेशन नहीं चाहिए, टेक्सचर मटेरियल नहीं चाहिए, ओके। तो ये ऑलरेडी मतलब उस स्केल में ही है। तो अगर ये छोटा आता, लाइक अराउंड इतना आता, तो ऑब्वियसली मुझे इसको स्केल करना ही था। सो इसको मैं थोड़ा सा इतना स्केल रख देता हूँ, ठीक है। और कैमरा थोड़ा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा। आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है। कैमरा लॉक करता हूँ, प्रोटेक्शन टैग, एंड सेव किया जाता है फाइल को। चलो सेव करते हैं। लाइट सेटअप, लाइट सेटअप 01, ओके। तो ये हमारा
लाइट सेटअप करने के लिए जो स्टेज ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करना, इतना तक हमने कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है, हम लाइटिंग कैसे करेंगे। लाइटिंग करने से पहले मैं आपको कुछ और सेटिंग्स सिनेमा 4D का बता देना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी लाइट रेंडर करूँगा, ये रेंडर बटन में व्यू पोर्ट रेंडर, तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी ये रेंडर हो रहा है, बट ऑब्जेक्ट लिस्ट में कोई लाइट है नहीं, देयर इज़ नो लाइट, और ना ही मैंने कोई HDR इमेज यूज़ किया है, कुछ नहीं है, बट फिर भी ये रेंडर हो रहा है और फिर भी हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो लाइट्स हैं यहाँ पे, तो वो उसको पहले ऑफ कर देना है। कैसे? रेंडर सेटिंग्स में जाते हैं, रेंडर सेटिंग्स में जाके ऑप्शंस में जाके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लाइट, ये डिफ़ॉल्ट लाइट को ऑफ़ करो। डिफ़ॉल्ट लाइट को ऑफ़ करते हैं। अभी अगर मैं इसको रेंडर करूँगा ना, सी नथिंग, बिकॉज देयर इज़ नो लाइट। ओके, तो कोई भी सीन लाइट करने से पहले आप प्लीज़ डिफ़ॉल्ट लाइट को ऑफ़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, लाइट में जो कंट्रोलिंग आप करोगे ना, वो प्रॉपरली आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा लाइट के ऊपर। तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट लाइट हमेशा इन एक्शन रहेगा, और आप कुछ भी लाइट में एडजस्ट करोगे तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट लाइट का इफ़ेक्ट होके आएगा। ओके, तो अभी हम लोग लाइटिंग शुरू करते हैं। सेव।